Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30 May 2025. 30 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज 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 डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक करना ना भूलें, काफी अच्छा लगता है मुझे भी जब आप लाइक करते हैं, तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। पहले तो बेहतरीन 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी मदद ही करेंगे। आज 30 मई है तो 30 मई के लिए क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी? ए, राइज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी, इन्वेजन बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, सी, वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, या डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब 2 पेज ही पढ़ लिया होगा प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय का या स्पेक्ट्रम ही पढ़ ली हो तो आपको ये आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही कॉज थे कहीं ना कहीं फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, दे आर इनफोर्सिएबल बाय लॉ, बी, they were added by the 44th Amendment Act, C, they are applicable only to citizens and not to foreigners, and D, they are listed in part 3 of the Constitution। आसान सवाल है, इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा क्या आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, देखो बहुत ज्यादा आसान है और इसमें कुछ भी आपको नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म फिस्कल ड्रैग। अब ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप में से पता हो, बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन बात कर लेते हैं कि भैया फिस्कल ड्रैग होता क्या है, व्हाट इज दिस फिस्कल ड्रैग। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ए, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, बी है रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, तीसरा है ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन विदाउट चेंजिंग द टैक्सेस, एंड डी है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज दिस फिस्कल ड्रैग? बहुत ही प्यारे चीज है, कंसेप्ट नया आपको शायद लगे जिसको नहीं पता। आंसर है इसका सी, ऑटोमेटिक इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन विदाउट चेंजिंग टैक्स रेट। मतलब टैक्स रेट नहीं भी चेंज करने के बावजूद गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना भाई। जो चीज पहले 10 रुपए की आती थी और उसमें अगर 1% टैक्स लगता था तो 1 रुपए लग रहा था, है ना। 10% लग रहा था तो 1 रुपए लग रहा था। और अगर कोई चीज अब 100 रुपए की हो गई और 10% ही टैक्स लग रहा है बट अब 10 रुपए लगेगा तो कलेक्शन तो बढ़ जाएगा ना। तो दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन फिस्कल ड्रैग। आंसर विल बी सी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली न्यूज है फ्रंट पेज की, मेजर सेटबैक फॉर ट्रंप एज यूएस कोर्ट ब्लॉक टैरिफ्स, है ना। यूएस की जो कोर्ट है, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, याद रखिएगा, इट इज द यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसने कहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो थी ऑफ यूजिंग टफ टैरिफ टू फोर्स फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर्स, उन्होंने कहा कि ये गलत है एंड द डिसीजन अफेक्ट्स द ब्लैंकेट टैरिफ ऑर्डर, जो कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने पास किया था, है ना। ये लिबरेशन डे के रूप में उन्होंने पास किया था। इट वाज अनाउंसमेंट ऑन अप्रैल 2 जिसमें ट्रंप ने कहा था कि भाई हम टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे, दिस एंड दैट, ये सारी चीजें। बट नाउ द यूएस फेडरल कोर्ट ने इसको कह दिया कि ये गलत है। और ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जो यूएस जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। इट कैन ऑल्सो, मतलब इस तरीके से वो प्रेसिडेंट को भी बता सकती है कि आपको क्या आपकी सीमा में क्षेत्र में पावर में है, क्या चीज आपकी सीमा की क्षेत्र पावर की सीमा के क्षेत्र से बाहर है ना। तो वो सारी चीजें ही यहाँ पे यूएस का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसने कहा है कि जो इनका अनाउंसमेंट था टैरिफ का वो सही नहीं था एंड दैट शुड हॉल्ट। याद रखिएगा आपको, दिस इज द थिंग व्हिच इज देयर। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट और जो थ्रेट पोज हो रही थी बिकॉज ऑफ द ड्रग्स, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल इमरजेंसी एंड देयरफॉर इट जस्टिफाइड द टैरिफ। तो उन्होंने कहना था कि भाई कि एक तो यूएस में ड्रग्स बहुत आ रहे हैं बाहर से और दूसरा यूएस में ट्रेड डेफिसिट बहुत है, तो दोनों चीजें एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन बनाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरीके के टैरिफ लगाए जा सकते हैं, इसलिए सही है। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसके ऑफ ट्रेड है, इसके अगेंस्ट इन्होंने अपील की है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। तो लेट्स सी क्या होता है।
चाइना ने हालांकि कहा कि भाई अब रेशनैलिटी के साथ आप टैरिफ्स को हटा दो तो वही बेहतर रहेगा सभी के लिए। दिस इज व्हाट द चाइना इज सेइंग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि क्या चल रहा है टैरिफ वाले फील्ड में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते, केरला गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कोची शिपरेक अ स्टेट डिजास्टर। तो अभी मई में कोची शिपरेक जो आपने देखा उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया है केरला गवर्नमेंट में। शिपरेक दैट अकर्ड 14.6 नॉटिकल माइल्स ऑफ इट्स कोस्ट, कोची के कोस्ट से 14.6 नॉटिकल माइल। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं और एक नॉटिकल माइल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अच्छे से पढ़ी है तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो ये छोटा सा सवाल है आपके लिए, एक प्रैक्टिस आप करके देख लीजिए, अगर आपसे बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो मैं आपको कल बता दूंगा। अच्छा, डिजास्टर की बात चल रही है तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि एक कभी एक कमेटी का नाम पूछ लेता है, जेसी पंत कमेटी। एक्चुअली 1999 के आसपास जेसी पंत कमेटी बनाई गई थी, जो कि डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के लिए पहली एक तरीके से कहना चाहिए कमेटी थी। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, जेसी पंत कमेटी। अगर आप कभी यूपीएससी आपसे पूछे कि जेसी पंत कमेटी किस रिगार्डिंग बनाई गई थी या क्या, तो ये डिजास्टर्स के रिगार्डिंग ही बनाई गई थी। इसके अलावा आपको पता होगा कि 2005 में हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे 3 टियर का सिस्टम है। एक है एनडीएमए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सेंटर लेवल पे है। देन एसडीएमए, ये आपका स्टेट लेवल पे है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और तीसरी बॉडी है डीडीएमए, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जो एनडीएमए है उसको कौन हेड करता है? उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। जो एसडीएमए है उसको कौन हेड करता है? उसको चीफ मिनिस्टर हेड करता है। और जो डीडीएमए है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो उसको हेड करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 mechanism, these 3 tiered mechanism 2005 act, as well as you also know about this जेसी पंत कमेटी। एक और चीज बता दो कि एनडीएमए एक्ट में 2010 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था, उसके अंतर्गत एक अथॉरिटी और बनाई गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, है ना। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं, 2010 में अमेंडमेंट भी हुआ था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखो फ्लेमिंगोज बनी हुई हैं, आज आपको थंबनेल में भी दिखी होंगी फ्लेमिंगोज। तो फ्लेमिंगोज के बारे में बता दूं, दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फोनिकोप्टेरिडे। याद रखिएगा, फोनिकोप्टेरिडे फैमिली से बिलोंग करती हैं। ओवरऑल 6 स्पीशीज हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें जो डिवाइडेड है 2 तरीके से। एक है ग्रेटर फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज जो हैं वो है फोनिकोप्टेरस रोसियस, ये इंडिया में पाई जाती हैं। और एक और पाई जाती है इंडिया में, लेसर फ्लेमिंगोज भी पाई जाती है ना। तो फ्लेमिंगोज जो 2 मेन स्पीशीज हैं इंडिया में पाई जाती हैं वो है ग्रेटर फ्लेमिंगोज, ये सारे लगभग वेटलैंड्स में मिलेंगे आपको। और लेसर फ्लेमिंगोज जो फोनिकोनाइसिस माइनर है, दे आर मोर लोकलाइज्ड। लेसर फ्लेमिंगोज गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा मिलेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट इंडिया में जो है फ्लेमिंगोज की, वो रन ऑफ कच्छ गुजरात है, चिलिका लेक उड़ीसा है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर है, एंड सांभर लेक राजस्थान है। देन मुंबई में आपको थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी मिलेगी, विच इज अ विंटरिंग साइट। एंड नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी वहां आपको मिलेगा। इसके अलावा फ्लेमिंगोज चूंकि माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, देन दे अराइव इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर मार्च, एंड ब्रीडिंग इन इंडिया मेनली हैपेंस इन द रन ऑफ कच्छ एरिया, ठीक है ना। जो कंजर्वेशन स्टेटस है ग्रेटर फ्लेमिंगोज का, वो लीस्ट कंसर्न है, और जो लेसर फ्लेमिंगोज हैं वो नियर थ्रेटेंड है, याद रखिएगा। एंड दे आर लिस्टेड एज शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हम किलाड़ी जो साइट है, किलाड़ी साइट एक्चुअली अभी रिसेंटली वहाँ पे जो वहाँ पे एक्सकेवेटर थे, उन्होंने कुछ एक्सकेवेशंस किए हैं। किलाड़ी नाम की एक जगह है ना। दिस इज एन एक्सकेवेशन विच इज गोइंग ऑन, और यहाँ की एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी, और ये तमिलनाडु में है किलाड़ी साइट, है ना। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दी थी जिसको कि एएसआई ने बोला कि आप इसको रिपोर्ट को थोड़ा चेंज करो, तो उन्होंने अभी चेंज नहीं किया। तो लोग कहने लगे कि भाई एएसआई रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं करना चाहता। एएसआई का ये कहना है कि नहीं भाई, हम एक रिपोर्ट पब्लिश करना चाहते हैं, बट पहले रिपोर्ट जो हमारे पास आती है उसको जो एक्सपर्ट एडिटर्स हैं वो देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो ऑथर को सजेस्ट करते हैं कि आप ये चेंजेस करो। उसके बाद जो वो चेंजेस हो जाते हैं उसके बाद हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक नॉर्मल रूटीन फंक्शन है, तो ये ऐसे चल रहा है, बस इतना आप जान लो। बाकी हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ
व्यू से ASI इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट उसके पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया था। पहले तो फैक्ट याद रखना, 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है। हेडक्वार्टर आप सबको पता है नई दिल्ली में है। मैंडेट इसका है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये सारे इसका मैंडेट है। ये कंजर्व करता है, प्रिजर्वेशन करता है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का। ये कंडक्ट करता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस को, एक्सप्लोरेशंस को। ये मेंटेन करता है म्यूजियम्स एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल साइट। ये पब्लिश करता है रिसर्च एंड एक्सकेवेशन रिपोर्ट्स, जो अभी जो मैटर चल रहा था किलाड़ी वाला, ठीक है। अब याद रखिएगा 2 एक्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दिस। एक है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसको AMASR एक्ट बोलते हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, जिसमें लॉ गवर्निंग जो ASI के फंक्शंस हैं वो दिए गए हैं कि भैया वो डिक्लेयर करेगा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, वो रेगुलेट करेगा कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड अदर एक्टिविटीज इन एंड अराउंड द मॉन्यूमेंट्स, वो प्रोहिबिट करता है कि 100 मीटर एंड प्रोहिबिटेड के और रेगुलेटेड के 200 मीटर जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स को बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी 2010 में, ये भी आप याद रख सकते हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी 2010 में बनाई गई थी। देन एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 का एक और एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904। इसके अलावा एक और एक्ट है आर्ट एंड एंटिकिटीज ट्रेजर्स एक्ट 1972। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होता है एंटिक्विटीज का, मतलब जो रेयर चीज़ें होती हैं उनका जो ट्रेड होता है, वो आर्ट एंड एंटिक्विटीज एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत रेगुलेटेड है। ये भी आप याद रखिएगा। 2010 एक्ट के बाद नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी बनाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं और जो हमको डिस्कस करने हैं, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आगे देखते हैं, यहाँ पे है टोबैको अफोर्डेबिलिटी फ्यूलिंग कैंसर एपिडेमिक इन इंडिया। ये आर्टिकल जो लिखा गया है, ये लिखा गया है किस तरीके से जो चाय सुट्टा कल्चर चल रहा है इंडिया में। आपने देखा होगा कि आप लोग के शहर में भी चाय सुट्टा बार और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें खुल गई है ना, जो बहुत ही देखने सुनने में तो बहुत ही मतलब मॉडर्न लगती हैं, लेकिन आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रही हैं। तो चलो ठीक है, चाय तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद बहुत ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ, लेकिन चाय भी नुकसान करती है, ऐसा नहीं कि वो नुकसान नहीं करती। बट उसके साथ जब आप सिगरेट ऐड कर लेते हो ना, सो दैट समथिंग बिकम्स अ मेनेस फॉर द सोसाइटी। क्योंकि सुट्टा और ये जो सिगरेट है, ये ऐसी चीज़ है कि ये न केवल पीने वाले को नुकसान करती है, बल्कि जो सामने खड़ा है बेचारा उसको भी नुकसान करती है। जो जिनको सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर्स लिखा जाता है ना, हु आर नॉन स्मोकर्स, लेकिन वो भी एक्सपोज रहते हैं, तो वो ज़्यादा तकलीफदायक होती है। एंड सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर उसको कहा जाता है। तो अभी रिपोर्ट आई थी गैट्स 2 की डेटा थी, जिसके अकॉर्डिंग 42% मेन इंडिया में और 14% वुमेन दे यूज टोबैको, है ना। एंड इंडिया इज होम टू 70% ऑफ वर्ल्ड्स स्मोकलेस टोबैको यूजर्स ऑल्सो। स्मोकलेस टोबैको मतलब जो जर्दा और ये जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं ना, वो हैं स्मोकलेस टोबैको, मतलब स्मोक नहीं करेंगे लेकिन जर्दा और इस फॉर्म में खा लेंगे। इंडिया में एक और बहुत फेमस है जो सिगरेट के कहना चाहिए दादाजी हैं, वो है बीड़ी। बीड़ी इज दादी बोल सकते, चलो बीड़ी इज समथिंग फीमेल वर्जन, तो हाँ दादी बोल देंगे। तो सिगरेट की दादी है बीड़ी, बहुत पुरानी है और बहुत सस्ती भी है और बढ़िया चल रही है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में। और जो लोअर रैंक्स में है, मतलब जो लोग इतना ज़्यादा कमाई नहीं कर रहे हैं, स्पेशली रूरल एरिया और लो इनकम ग्रुप्स में, वो बीड़ी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट सिगरेट मार्केट, है ना, ये आप याद रख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्यों? क्योंकि ये डुअल रिस्क लाता है। एक तो आपकी हेल्थ रिस्क है, फर्स्ट इज द हेल्थ रिस्क एंड देन सेकंड इज एक बार आपकी हेल्थ खराब हो गई तो ऑब्वियस सी बात है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के कारण फिर आप इकोनॉमी को भी लॉस पहुंचाओगे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा मेल कैंसर जो है उसके इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा, इंडिया रैंकिंग फर्स्ट ग्लोबली इन मेल कैंसर इंसिडेंट्स एंड मोर्टेलिटी। लंग, ओरल, हेड, नेक, स्टमक, पैनक्रियाटिक, ये अलग अलग 5 तरीके के कैंसर हैं जो टोबैको स्मोकिंग से होते हैं। लंग, ओरल, हेड, नेक, स्टमक, पैनक्रियाटिक कैंसर, है ना। और लिप एंड ओरल कैंसर्स दे आर लीडिंग टोबैको रिलेटेड कैंसर्स इन इंडियन मेन, फॉलोड बाय लंग कैंसर। सबसे ज्यादा इंडिया में लिप एंड ओरल कैंसर होता है, उसके बाद फिर आपको लंग कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग अ लॉट, न केवल आपकी हेल्थ जा रही है बल्कि इकोनॉमिक कॉस्ट प्लस आपके जो हेल्थ के लिए जो खर्चा आप कर रहे हो
वो आपकी पर्सनल हाउस होल्ड सेविंग और इन सब के अगेंस्ट जाता है, फिर आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी घटाएगा। तो टबैको इज इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स इन इंडिया। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। ऑथर ने वही कहा है कि भाई इसकी एफोर्डेबिलिटी को थोड़ा घटाना चाहिए। आप ये देखें कि इसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो कि हर तबके के लोग इसको पी रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट टोबैको सेल्स नियर टी स्टॉल्स, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बचे लोग तो टी स्टॉल्स के आसपास थोड़ा इसकी टोबैको की सेल्स को कम कर दें। स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट थ्रू इंस्पेक्शंस एंड पेनाल्टीज, एलोकेट टोबैको टैक्स रेवेन्यू, इंप्लीमेंट प्लेन पैकेजिंग विद स्ट्रॉन्ग ग्राफिक वार्निंग। प्लेन पैकेजिंग कर दो, केवल ग्राफिक वार्निंग रखो, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इंडिया फेसेस अ डुअल क्राइसिस, उन्होंने कहा कि डुअल क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा है, हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टोबैको यूज, एंड पॉलिसी के थ्रू ही हम इसको कम कर सकते हैं, प्लस थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज लोगों के अंदर भी समझ होनी चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर दिस आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे आते हैं, रीराइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब ये जो आर्टिकल है, एडिटोरियल, लीड एडिटोरियल है, ये आ रहा है बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी ईसीई के रिगार्डिंग। सबसे पहले ऑथर ने हैकमैन कर्व की बात की है, जिसको नोबेल लॉरिएट जेम्स हैकमैन ने बनाया है। हैकमैन कर्व, व्हाट इज दिस हैकमैन कर्व? तो नोबेल लॉरिएट जेम्स हैकमैन ने इसको बनाया है। ये शो करता है कि हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हैकमैन कर्व क्या बताता है कि क्या रिटर्न होगा इफ यू इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल, मतलब आप अगर इंसान के ऊपर खर्चे करते हो तो उसका रिटर्न कैसे होगा। तो ऑथर ने कहा, हैकमैन कर्व कहता है कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, तो वो 7 से $12 तक लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे सकता है ना। तो द रिटर्न इज देयर 4x मोर लाइकली टू अर्न हायर वेजेस अर्ली लर्नर्स अगर हैं तो, एंड 3 times मोर लाइकली टू ओन अ होम ऑल्सो, है ना। तो ये अर्ली लर्नर्स जो होते हैं वो 4 गुना ज़्यादा कमाते हैं नॉर्मल वेजर से, और जो अगर अर्ली एजुकेशन दी तो मतलब 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो होम भी अर्न कर लेंगे, अपना कमा लेंगे। इंडिया में अगर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ 14 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी हैं, जिसमें 5.5 करोड़ 3 से 6 साल के बच्चे इनरोल्ड हैं। बट आंगनवाड़ी में दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लस इंस्ट्रक्शनल टाइम की कमी है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, इंस्ट्रक्शनल टाइम बहुत कम है। आंगनवाड़ी वर्कर जो है केवल 38 मिनट प्रतिदिन पढ़ाता है, जो कि शेड्यूल्ड 2 आवर का होता है उसमें, लेकिन 38 मिनट ही पढ़ाता है। एंड ओनली 9% ऑफ स्कूल जो है उनके पास डेडिकेटेड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर्स हैं। केवल 9% ऑफ द स्कूल्स हैव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर्स। और गवर्नमेंट जो है 1263 रुपये पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए स्पेंड करती है, वर्सेस 37,000 पर स्कूल चाइल्ड पे 37,000 खर्च करती है, और वहीं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में केवल 1263 रुपये पर चाइल्ड खर्च करती है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं मॉनिटरिंग बहुत पुअर है। जो सुपरवाइजर्स हैं आंगनबाड़ी में वो बहुत कम है, 282 आंगनबाड़ी पे 1 सुपरवाइजर होता है। पेरेंट का इंगेजमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आंगनबाड़ी जो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है ही इज़ फ्रॉम लो इनकम ग्रुप, तो वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, पेरेंटल इंगेजमेंट बहुत कम है। स्टेट लेवल इंटरवेंशंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 11,000 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एजुकेटर्स को हायर करने की प्रोसेस स्टार्ट की है फॉर बाल वाटिकाज, ट्रेनिंग उनकी करवा रहे हैं। उड़ीसा में शिशु वाटिका है, जादुई पीढ़ी किट्स अलॉट की गई हैं। मध्य प्रदेश में बाल चौपाल प्रोग्राम चलता है विच प्रमोट्स पेरेंटल इंगेजमेंट, प्ले बेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है। तो दैट इज टेकिंग अ शिफ्ट। बट अभी जब तक हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में उसकी फंडिंग इंप्रूव नहीं करते हैं, उनको थोड़ा ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और ग्लोबल जो हमारा एम है 2047 तक कि हम वर्कफोर्स को कैप्चर करना चाहते हैं, इंडिया का विजन है कि वो विश्वगुरु बनना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक हम अपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं, मनी से भी, टाइम से भी, और सर्वेलेंस से भी, मॉनिटरिंग से भी। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे देखते हैं कुछ और अगर न्यूज आर्टिकल है तो ये कोबाल्ट होल्डिंग के बारे में है। कोबाल्ट का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बारे में मेंशन्ड यहाँ पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसर एंड दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस साल भी पूछा था, पिछले साल भी पूछा था आई थिंक, है ना। तो दैट इज अ थिंग। इसकी डिमांड कोबाल्ट की क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इट्स यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में कोबाल्ट का यूज होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो दैट इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।